हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका नाम है कुसुमगार। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में और 419 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 4399 करोड़, दैट मीन्स 4400 करोड़ रुपए की इन्होंने पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई है। 650 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है और सारे पैसे जो है कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में जा रहे हैं। यहाँ पर कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं मतलब मालूम होती है और प्रमोटर्स ही अपना स्टेक बेच रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रमोटर्स का जो मेन एजेंडा है वो है कंपनी को लिस्ट कराना और जो हाई वैल्यू है उसका फ़ायदा उठाते हुए अभी जो है खुद की जेब में पैसे डालना। नेक्स्ट, अभी जो कंपनी है वो काम क्या करती है, तो बेसिकली ये फैब्रिक बनाती है। फैब्रिक भी बनाती है, वो भी इंजीनियर्ड फैब्रिक जो कि यूजुअली हमारे पैराशूट या फिर हाई एंड जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे एक मतलब जो पक्का जो कपड़ा होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी साथ में फैब्रिक तो बनाती है और साथ में जिस इंडस्ट्री की जो डिमांड है जिस प्रोडक्ट की उसको भी बना के देती है, एंड प्रोडक्ट को भी बना के देती है, जैसे पैराशूट का कपड़ा और साथ में पैराशूट भी बना के दे देती है। तो ये जो जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, इन कंपनियों के काम में आते हैं जो कि इनसे ऑर्डर लेते हैं। तो इनको ऑर्डर देके ये जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ 75% मालिकाना है हक रह जाने वाला। दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग कि एज पर सेबी रूल 75% से ज़्यादा का मालिकाना हक नहीं रह सकता प्रमोटर्स के पास में आफ्टर दी आईपीओ। तो वो उतना ही लूज कर रहे हैं जितना सेबी द्वारा मैंडेटरी है। दैट्स ए नाइस थिंग। अब ऑब्वियसली इस कंपनी के अंदर में डिफेंस का नाम जुड़ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लीड मैनेजर्स उन्होंने हाईएस्ट वैल्यू लगाने की कोशिश की है। साथ में ही जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बेच ही रहे हैं, कंपनी के लिए पैसे तो उठा नहीं रहे। दैट मीन्स अगेन उन्होंने हाईएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू लगाने की कोशिश की है। लेट्स सी कि हमारे लिए फिर भी कुछ क्रीम बचती है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम लोग नंबर्स को देख लेते हैं, यहाँ पर जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी साइज है आज के दिन 905 करोड़ रुपए, बिकॉज दिस डेटा इज इन मिलियंस। तो टोटल बैलेंस शीट है 905 करोड़ रुपए। पिछले साल ये जो है 632 करोड़ रुपए थी। इस साल लगभग 50% से बढ़ चुकी है बैलेंस शीट की साइज। दैट इज गुड, राइट। अब ये जो बैलेंस शीट की साइज बढ़ी है ये प्रॉफिट से बढ़ी है कि किसी और चीज़ों की वजह से, लोन वगैरह से, तो यहाँ पर मोस्टली अगर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो 170 करोड़ रुपए, 138 करोड़ रुपए। तो करंट लाइबिलिटी तो इन्होंने ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। दो इन्होंने जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो जरूर यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आई है। दैट इज 127 करोड़ से 147 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन इन्होंने लिया है बट यहाँ पर उतना ही इन्होंने कम भी कर दिया है, राइट। तो लोन ज़्यादा यहाँ पर दिख नहीं रहा। साथ में अगर हम लोग इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 257 करोड़ रुपए से 500 करोड़ की इक्विटी हो चुकी है। दैट मीन्स इसमें एक तो नया पैसा डाला है। साथ में अगर हम लोग इसमें प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो इस साल इन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, राइट। और यहाँ पर जो इक्विटी इन्होंने बढ़ाई है दैट इज दिस इक्विटी, ये 250 करोड़ रुपए से 502 करोड़ रुपए है। दैट मीन्स कि इन्होंने ऑब्वियस सी बात है नया पैसा इन्होंने इन्वेस्टर से उठाया भी है। अब इन्होंने नया पैसा डाला कहाँ पर है, एक तो प्रॉफिट से कमाया हुआ, दूसरा नया पैसा उठा करके। तो ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि इन्होंने नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा डाला है, मतलब फैक्ट्री की साइज़ है उसको बढ़ाया है। साथ में इन्होंने अपनी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की साइज़ भी बढ़ाई है। साथ में इन्होंने जो है ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ाया। दैट मीन्स कि माल उधारी में भी ज़्यादा रखवाया है। दैट मीन्स इस बार इन्होंने जो है माल उधारी में रखवाया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम लोग नंबर्स को देखते हैं दैट इज पीएनएल स्टेटमेंट के, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 474 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था 2024 में। फिर 25 में 790 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो गया। रियली नाइस जंप, लगभग यहाँ पर 70-80% का जंप है रेवेन्यू में। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर इस साल देखते हैं तो 711 करोड़ का ही रेवेन्यू नजर आ रहा है। तो ये डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना, ये जो डिक्रीज है इसको अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल इनकी जो ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मली जो ट्रेड रिसीवेबल 56 करोड़ का होता है, उससे पिछली बार 42 करोड़ का था, इस बार 233 करोड़ का है, राइट। तो इस बार लगभग 150 से 200 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स ज्यादा है। दैट मीन्स माल अभी ये जो है उधारी में है। दैट मीन्स कि अपने यहाँ पे इन्वेंट्री ना रख के कहीं और पे इन्वेंट्री रख देना या फिर जबरदस्ती बेच देना कि हाँ पेमेंट बाद में आप लोग दे देना। तो यहाँ पर जो ये रेवेन्यू है एक तो ये ऑलरेडी कम है पिछले सालों के मुकाबले और दूसरा जो है उधारी में दिया हुआ रेवेन्यू है। दैट मीन्स कि इस बार अगर उस ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट को पुराने ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के साथ में अगर हिसाब में रखें तो इस बार जो है ये पुश अप सेल है। लगभग 500 करोड़ रुपए की इस बार इनका रेवेन्यू आया है जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा खासा डिक्रीज है, जो कि लगभग 2024 के रेवेन्यू के आसपास में है। नाउ दैट्स ए वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस कंपनी, राइट। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इनके पास में इन्वेंट्री भी अच्छी खासी हर साल बचती जा रही है। दैट्स अगेन नेगेटिव पॉइंट। कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हर साल बढ़ रहा है। दैट इज ओके, अगेन दैट्स फाइन।
नेक्स्ट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग इस बार 100 करोड़ रुपए का आसपास में हुआ है। अब इस बार जो है मेरे को बस डाउट बस इतना सा इस कंपनी के अंदर अब तक जो इस नंबर्स को मैंने देखा है वो है कि इस बार जो रेवेन्यू है वो सेल क्यों नहीं आई है। कंपनी की पिछले साल ग्रोथ अच्छी थी, उसके पिछले साल ठीक ठाक रेवेन्यू था, नेट प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक थे, बस इस बार जो है इन्होंने थोड़ा सा जो रेवेन्यू है उनमें थोड़ा सा पुश करने का कोशिश किया है। कंपनी के जो आज के दिन ट्रेडमार्क्स हैं वो सबको रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कंपनी प्रॉपर्टीज यूज़ करती है वो बेसिकली ये जो वाली प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस ये जो है ये प्रमोटर से इन्होंने लीज पे ली हुई है। साथ में ही जो वेयर हाउसिंग है ये वाला जो पर्टिकुलर वेयर हाउस है ये कंपनी द्वारा ओन्ड है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये पर्टिकुलर गुजरात वाली ये 99 ईयर्स के लीज के ऊपर में है। बाकी और ये वाली जो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसके हम लोग थर्ड नंबर के ऊपर में इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो जितनी भी इसके अलावा प्रॉपर्टीज हैं वो सब कुछ आज के दिन जो है वो लीज पर देखने को मिल रहा है, किराए के ऊपर में है। कंपनी का जो माल है वो इंडिया के अंदर में बिक रहा है। 2024 के अंदर में 74% माल इंडिया में बिका, फिर यहाँ पर 76% इंडिया में माल बिका, बट इस साल 60% माल इंडिया में बिका है। और पिछले सालों के मुकाबले जो रेवेन्यू है वो इस बार कम हुआ है। दो कंपनी का आउटसाइड इंडिया जो है वो रेवेन्यू बढ़ा है, यहाँ पर 17 करोड़ और यहाँ पर 26 करोड़ के आसपास में। राइट, तो ये अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी का विद इन इंडिया जो रेवेन्यू है वो घट रहा है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट नजर आता है। नेक्स्ट जो चौंकाने वाली चीज़ है वो इस नंबर के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का जो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज दिस वन, यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज है। और जो डिफेंस सॉल्यूशंस हैं वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज, बट अगेन अचानक से जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो अचानक से काफ़ी हद तक कम हो गया है इस साल के अंदर में। दैट्स कंसर्निंग। इसके अलावा अगर हम लोग ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर में देखते हैं तो वहाँ पर ज़रूर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज्ड ऑर्डर में देखने को मिला है। और ये जो पर्टिकुलर आउटडोर एंड लाइफस्टाइल फैब्रिक है वहाँ पे भी कंपनी अच्छा कर रही है। पर जो डिफेंस वाली जो चीज़ है वहाँ पर अगेन कंपनी कमज़ोर होती हुई सी नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो कंपनी के पास में जो ऑर्डर्स आते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट ओन्ड द्वारा जो कंपनियों के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर एक 100 करोड़ का इस बार था, पिछले साल 266 करोड़ का था। बट इस बार नॉन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियों के हैं, दैट मीन्स कि तो दूसरी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट या ओन्ड कंपनियों के जो ऑर्डर लेती हैं प्राइवेट बेसिस के ऊपर में, बट वो जो ऑर्डर गवर्नमेंट डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जो मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो इनसे ज़रूर ऑर्डर लेती है। मतलब डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है वो कम ऑर्डर ले रही हैं, बट जो गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियों के काम करने के लिए जो दूसरी कंपनियां ऑर्डर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट उठाती हैं, उनका ऑर्डर पूरा करने के लिए इनसे ज़रूर ऑर्डर ले रही हैं, बिचौलिए ऑर्डर ले रहे हैं। तो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं। नाउ दैट्स अगेन कंसर्न। ना फाइनली जो कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो डाइंग फिनिशिंग एंड प्रिंटिंग एंड कोटिंग जो फैक्ट्रीज हैं उनका जो पिछले सालों के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम हुआ है। दैट मीन्स ज़रूरत कम पड़ी है, ऑर्डर्स नहीं है, रेवेन्यूज नहीं है बिकॉज ऑफ दैट। और यहाँ पर भी देखने को मिला इस पर्टिकुलर जो करंज वाली जो फैसिलिटी है इसके अंदर में ज़रूर यहाँ पर इंक्रीज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक्चुअल प्रोडक्शन, तो यहाँ पर देखने को मिला है इसमें ज़रूर इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अंदर में इंक्रीज देखने को मिला है, पर्टिकुलरली इसके अंदर में डिक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 127, 63, यहाँ पर 46, तो ओवरऑल यहाँ पर इंक्रीज है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ने इस बार जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है। यहाँ पर जो वीविंग जो फैसिलिटी है, बुनने वाली फैब्रिक बनाने वाली जो फैसिलिटी है उनके अंदर में इन्होंने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है, इसके साथ में कंपनी का यूटिलाइजेशन भी बढ़ा है। दैट इज अगेन ए गुड थिंग, राइट। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट हैं वहाँ पर डिक्रीज आया है यूटिलाइजेशन के अंदर में, कुछ के अंदर में डिमांड के हिसाब से, मतलब जिस तरीके से ऑर्डर आया है उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ है, तो नथिंग ओवर हियर दैट शुड वरी अस। अब फाइनली इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में यूजुअली दूसरी कंपनियां भी काम कर रही हैं, जैसे यहाँ पर गारवेयर नाम से एक कंपनी, गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स, राइट। एक ये कंपनी है अरविंद लिमिटेड, एक है कंपनी एसआरएफ लिमिटेड। अब ये है कि ये दूसरे काम भी करती हैं, साथ में इनका एक सेगमेंट है जो कि पर्टिकुलरली इस टाइप के जो क्लोथिंग सेक्टर है उसमें भी काम करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो जिनके साथ कंपटीशन में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो डिफेंस के सेक्टर को भी मतलब सप्लाई दे रही होंगी, राइट। तो जो कंपैरिजन है वो एप्पल टू एप्पल बेसिस नहीं होने वाला है, बट ये है कि ये जो पर्टिकुलर कपड़ा जो कंपनी बनाती है, जो प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो ये कंपनियां भी बनाती हैं। बेसिकली फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं। सो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होने वाला यहाँ पर। इस साल कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है, जिसके हिसाब से अगर कंपनी का देखा जाए
सॉरी नेट प्रॉफिट इन्होंने 100 करोड़ का कमाया, तो 44 का पी रेशियो निकल के आता, जो कि देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जबरदस्ती पुश करके कमाया है, जो कि मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है उसको देखने से पता चल रहा था। और उसको हम लोग हटा दें, पुश वाले सेगमेंट को अगर हटा देते हैं, तो कंपनी का 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट नहीं बनता है यहाँ पर। बट स्टिल अगर हम मान लेते हैं कि 44 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इसके साथ में 33 के हिसाब से महंगा है, अरविंद के हिसाब से महंगा है, और इसका एसआरएफ के हिसाब से भी महंगा है। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से अगर देखा तो कंपनी के पास में नया पैसा तो कुछ जा नहीं रहा है। कंपनी की जो नेटवर्थ है पहले की, बस वही है। यहाँ पे 500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है पहले से, और यहाँ पर 4400 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई गई है, तो लगभग 8-9 का पीबी रेशियो निकल कर है। जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका 5 का है, इसका 4 का है, और इसका यहाँ पर 5 का है, तो अगेन पीबी रेशियो वाइज भी वैल्यू ज़्यादा है। तो फिर इसके पास में, कंपनी के पास में ऐसा है क्या सी चीज़। अब यहाँ पर पहले एक बार चीज़ देखें, हवा किस तरीके से बन रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हवा जो है दैट इज गुड। यहाँ पर जो 40% के आसपास में हवा पॉजिटिव में देखने को मिल रही है, दैट मीन्स लिस्टिंग गेन की अच्छी उम्मीद है। और जो हवा बन रही है, मोस्टली जो बन रही है वो सिर्फ डिफेंस के नाम की बन रही है। अदरवाइज इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरी कंपनियां नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ना तो इसके पास में ज़्यादा कोई खास ग्रोथ है, ना कुछ खास ऐसा कि नया पैसा जो आईपीओ से चला जाएगा तो कंपनी कुछ अच्छा एडवांस करने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं कि कुछ ऑर्डर बुक पड़ी हुई है और बहुत ही कमाल करने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। राइट, तो अब ये बस वो डिफेंस के नाम का इसको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से जो आईपीओ के अंदर में इनिशियल बेसिस के ऊपर में लिस्टिंग अच्छी मिल सकती है, बट उसके बाद में जो है आई डोंट थिंक कि, बट अगेन मैं ये सिर्फ मेरा हाइपोथेसिस है, बिकॉज इस वक्त क्या है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो डिफेंस बेसिस पे चल रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर में पैसा लगाते हैं। तो उनके पास में इतना पैसा पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड वालों के पास में, उनके पास में कंपनियां नहीं है, कहाँ लगाएं। तो कोई भी कंपनी डिफेंस का थोड़ा बहुत भी काम करे तो उसमें वो पैसा डालते हैं, और पैसिव इन्वेस्टिंग आती है इस टाइप की जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर में। तो इस टाइप की जो डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां वो मतलब 100 के पी के आसपास में चल रही हैं, बिकॉज ऑफ दो म्यूचुअल फंड थिंग्स। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वजह से इसको भी वैल्यू मिल जाए। और जो कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो हवा बन रही है, अगर उस हिसाब से अगर ये लिस्टिंग होता है 40% ऊपर, तो 44-40 तो अगेन 80 के पी रेशियो पे चला जाएगा। 80 के नहीं, आई थिंक 60 के 60-65-70 के पी रेशियो के आसपास में चला जाएगा। तो अगेन वो डिफेंस सेक्टर वाली जितनी ही इसको भी वैल्यू मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, जो कि इसके पास में वो चीज़ें नहीं हैं जो कि जैसे दूसरी कंपनियां जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती हैं उनके पास में होती। सो माई व्यू इज़ वेरी सिंपल इन दिस कि लिस्टिंग गेन की जो हवा बन रही है उसके हिसाब से जो इसको वैल्यू मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज कंपनी के अंदर में कुछ खास दम नहीं है। एंड अगर मेरा पर्सनल जो मैं जो खुद अपनाने वाला हूँ यार, राइट, तो वो ये है कि बस लिस्टिंग गेन लेने के बाद में फिर जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना इसमें ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि बेनिफिशियल रह सकता है। राइट, बाकी दैट्स ऑल माय व्यू इज। सो एज ऑफ टुडे शॉर्ट टर्म का मेरा कोई अच्छा व्यू नहीं है इस कंपनी को लेकर के, लिस्टिंग गेन का जस्ट बिकॉज ऑफ जीएमपी है। अगर वो गिरता है तो फिर लिस्टिंग का भी व्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी व्यू बनाना ठीक नहीं है, वो अगर इसके नंबर सुधरते हुए दिखते हैं आने वाले जो रिजल्ट्स के अंदर में, तो फिर लॉन्ग टर्म का व्यू अगेन रिसर्च करके फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस कंपनी फ्रॉम माई साइड। फाइनली सी यू टुमारो।